Sir, we can start now. 1 मिनट। ठीक है मैम, अब स्टार्ट किया जाए। जिनको ज्वाइन हो गए नहीं होगा तो बाद में अपना सेशन उन लोगों को मिल जाएगा। GS2 को लेकर मैम बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और अभी लास्ट मंथ अब चल रहा है तैयारी का, तो उस पर भी डाउट आ रहे हैं और कि लास्ट टाइम में क्या करें। और कुछ बच्चे का ये डाउट आ रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन पहले लिखें या लॉन्ग क्वेश्चन पहले लिखें। तो यही 3-4-5 मुद्दे हैं जो कॉमन मुद्दे हैं। बच्चे के बार बार डाउट ग्रुप में मैसेज आते रहते हैं। एक पेन को लेकर आते हैं कि कौन सा पेन का यूज करें, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या नया सोर्स फॉलो करना चाहिए, जो किए हैं वही काफी है। तो 4-5 पॉइंट्स हैं, इस पे आप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। So good evening everybody. Thank you for joining this session. मेरी वीडियो थोड़ी हिलेगी बिकॉज मैं कार में हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, तो बेयर विथ मी। जो भी सर बता रहे हैं 70 बीपीएससी मेंस जो लिखने वाले हैं, सो जो भी कॉमन डाउट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अभी सर जितना डाउट्स बता रहे थे उसमें था पेन का यूज। सो ये पेन आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है मोस्टली। अगर आप मेरा पूछोगे तो मैंने रेनॉल्ड्स यूज किया था तीनों मेंस में, 67, 68 और 69। जो बेसिक रेनॉल्ड्स की पेन आती है। तो उससे क्या हुआ था कि मैंने प्रैक्टिस भी उसी पेन से किया था, तो मेरा वो कंफर्ट बन गया था। मैंने 1-2 पेन को ट्राई भी किया था, लाइक लिंक ग्लेशियर वगैरह, बट वो कंफर्ट मेरा बन नहीं रहा था। तो फिर मैंने रेनॉल्ड्स को ही चूज किया और उसी से अपना रियल एग्जाम भी लिखा। तो इट्स ऑल डिपेंड, आपने अभी तक प्रैक्टिस किया होगा तो ट्राई टू, अगर आपको अभी जो अपने यूज कर रहे हो पेन उससे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो ट्राई टू स्विच टू अदर पेन। अगर कंफर्ट है आपका उस पेन से तो उसी से स्टिक रहो ना। कोई टॉपर किसी या सेलेक्टेड कोई किसी दूसरे पेन से लिख रहा है तो क्यों स्विच करना। तो पेन कितना परेशान मत हो, ये तो खुद के कंफर्ट की बात है। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो पता चल ही जाएगा कि वो पेन से आप कंफर्टेबल हो या नहीं। सेकंड आता है कि अभी हमारे पास मुश्किल से 20 दिन बचे हैं, 25 से एग्जाम है। तो मैं अभी भी आपको तो मैं आपको आवाज ब्रेक हो रही है मैम थोड़ा। सर मे बी आपके पास तो हेलो आ रही आवाज है मैम। सो है आप तो में स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग कीजिए आयुष से डेली। अगर आप एक फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखिए, सो दैट वो घंटे का जो टाइम जो एक जो एंड वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का हिस्ट्री कमजोर होगा तो किसी का जीओई को कमजोर होगा। तो जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आप ज्यादा भूलते हैं तो से कि एक शॉर्ट नोट बना लीजिए 1 पेज का एंड डेली रिवीजन उसको कीजिए, सो दैट वो आपके दिमाग में वो इमेज ही आ जाए एंड व्हेन यू रिकॉल दैट फैक्ट आपको वो इमेज ही रिफ्लेक्ट होने लगे और उससे आप जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। एंड आंसर राइटिंग बहुत लोगों का होगा कि 3 घंटे हम कैसे डेली अभी आंसर राइटिंग करें, मेरा रिवीजन का बहुत बचा हुआ है। तो आप एक सेक्शनल उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर आपने पॉलिटी लिखा है तो कल आप लिखेंगे जीओएनी को। और ऐसा नहीं कि हम सेक्शनल ले रहे हैं तो हम उसको 3 घंटे में लिखेंगे। 3 घंटे इज फॉर योर फुल लेंथ टेस्ट, इट इज नॉट फॉर योर सेक्शनल टेस्ट। तो 3 घंटे क्या होगा, 5 आपका शॉर्ट होगा, 2 आपका लॉन्ग होगा। तो 5 क्वेश्चन में आई वुड से 25 to 26 मिनट्स आपको देने हैं। लॉन्ग वाले में 20 to 22 मिनट्स। उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल 25 + 22 + 22 इतने मिनट्स ही आपको अलॉट करने हैं। टाइमर लगा के आप टेस्ट लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा।
और अगर फुल लेंथ लिखिएगा तो 3 घंटे का भी टाइमर लगा के लिखिएगा। अगर 3 घंटे में आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे, मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन छूट रहे, तो उसको छोड़ देना है। यू हैव टू रियलाइज दैट फीलिंग बिफोर हैंड, रियल एग्जाम से पहले ही, कि अगर क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कैसे फीलिंग हमें आती है, सो दैट यू कैन रेप्लिकेट दोज फीलिंग इन द रियल एग्जामिनेशन इटसेल्फ, कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक अप्रोच होगा आंसर राइटिंग से रिलेटेड। सेकेंड, आंसर राइटिंग करने के बाद तो अभी अच्छे अच्छे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको एनालिसिस पार्ट नहीं छोड़ना। अपने नोट्स एनालिसिस कीजिएगा। अगर हमारे टेस्ट लिख रहे हैं आप, तो आप अपने जो हमारी मॉडल आंसर जाती है उससे एनालिसिस कीजिएगा। एंड ऑलवेज रीड टॉपर कॉपी। मेरी कॉपी पड़ी हुई है, और भी मैंने टॉपर्स की कॉपी शेयर की है, इवन द यूपीएससी टॉपर्स, तो उनसे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं। हमेशा रीड कीजिए। आई वुड से कि जीएस 1 और जीएस 2 के लिए नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे की कॉपी अभी भी रीड कीजिए। यू विल गेट टू नो डिफरेंट डायमेंशंस टू कवर, you will get to know more presentation style, and you will get to know different course related to the different conventional topics. तो इससे बहुत easy हो जाएगा आपका essay का पोर्शन, तो ये आप जरूर करिएगा। एंड लास्टली रिवीजन का अगेन मैंने जो प्लान बताया आपको, कि जो टॉपिक्स आपका ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा रिवाइज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। मान लीजिए आप डेटा भूलते हैं, जियो इको का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भूलते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में हमारे उसमें लाइक लाखों डेटा है, आप हमें वो नहीं याद करना है। आपने जो मोटा मोटा डेटा जो इम्पोर्टेंट है, लाइक जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल में प्रोडक्टिविटी, उसको एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेज में जॉट डाउन कर लीजिए और उसको डेली एक बार देख लीजिए। वो डेटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब आप आंसर लिखोगे तो वो जल्दी रिकॉल होगा। अब अब हम आते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे सर बोल रहे थे कि डाउट है कि शॉर्ट क्वेश्चन को पहले करना है या लॉन्ग क्वेश्चन को करना है, तो पहले मैं GS1 GS2 ऐसे लेके चलती हूँ। तो उसको कैसे करना है देखिए। GS1 में आई वुड से कि DI पहले कर लीजिए। आप DI अगर पहले कर लीजिएगा, इट विल बी वेरी इजी, और आप बहुत रिलीफ हो जाएगा जब आपका अच्छा DI बन जाएगा। लाइक 72 आउट ऑफ 72 आपके आने वाले हैं। अगर आपके 72 आउट ऑफ 72 आ गए, ठीक है, तो 180 प्लस 185 प्लस से आपका मार्क्स नहीं रुकेगा GS1 में। तो DI पहले कीजिए आप। सेकंड, कि शॉर्ट क्वेश्चन पहले करना है या लॉन्ग क्वेश्चन पहले करना है। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन पहले करती थी, शॉर्ट क्वेश्चन में बाद में करती थी। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, और ये हमेशा 68 में भी किया है बीपीएससी और 69th में भी किया है। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लूंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मेरा फिनिश हो जाएंगे, फिर मैं शॉर्ट पे आऊंगी। तो ये भी डिफर करता था कि क्वेश्चन कैसा है और क्या वो क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आप कर लेते हो, लाइक 20 मिनट्स दे दो, उधर 20 मिनट्स दे दो, 20 मिनट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन चले गए, 2 क्वेश्चन 40 मिनट आपके चले गए। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 25 मिनट्स इज वेरी लेस फॉर द 5 क्वेश्चन। आपको 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, जिसमें से 2 मिनट आपको सोचने में चला जाता है, 3 मिनट आपके पास रहता है लिखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि 25 मिनट से वो 30 भी चला जाता है, 35 भी मिनट चला जाता है। एंड आपको ये लेना पड़ेगा, ये आपको कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू द परफेक्शन। ये आप ले लो, क्योंकि ये गांठ बांध लो कि ऐसा नहीं होने वाला कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। यस, आपको ये पॉसिबल है कि आते होंगे, बट आप सारे क्वेश्चन को टू दी परफेक्शन नहीं लिख सकते। किसी 1-2 क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज करना है। वही 1-2 क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रोमाइज करोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे यू विल गेट टू नो कि ये मुझे आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो मुझे ज्यादा कंटेंट आता है कि नहीं आता, या मैं इसे जनरलाइज इंटरलिंक करके लिख सकता हूँ, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देना। तो बेस्ट ट्रिक यही है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना, लाइक वन में ABCDE लिखा रहता है, तो उसमें क्या करना ना, ABCDE सारे पढ़ लेना, उसको मार्किंग दे देना कि ABCDE में सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करोगे। तो फॉर एग्जांपल डी, मुझे जो डी नंबर है वो मुझे अच्छा से आता है, उसका कंटेंट मुझे अच्छे खासा पता है, और जो क्वेश्चन दिए वो भी टू द पॉइंट है, वो आप एनालिसिस कर लेना, वहां लिख देना 1।
कि मुझे जो शॉर्ट में जो डी नंबर क्वेश्चन है वो सबसे बढ़िया आता है, इसलिए मैं इसको पहले अटेम्प्ट करूंगा, तो 1, फिर उसी तरह 2, 3, 4 ऐसे मार्किंग कर ले रहे। तो जब आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप शॉर्ट पे आओगे तो आप सबसे पहले देखोगे अच्छा मुझे सबसे पहले डी पे करना है, तो डी का जो सेक्शन बना रहेगा उसमें जाके आंसर कर लेना, इस तरीके से। तो जो आप सबसे लास्ट में लिखोगे वो आपने सबसे लास्ट में प्रायोरिटी क्यों दिया है? या तो आपको उसका कंटेंट नहीं आता, या तो आउट ऑफ द बॉक्स है, या आपको थोड़ा बहुत पता है आप इंटरलिंक करके लिखने वाले हो, ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो जिसमें मुझे नहीं आता उसमें अगर 8 में मुझे 2 मार्क्स में मिल जाएंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि जहां पे 0 मिलने वाले हैं यहाँ पे 2, 3 मिल जा रहे हैं, और 1, 2 मार्क्स से रैंकिंग का ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको यही ट्रिक बताते हैं कि सिलेक्शन तो होना ही होगा अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है, बट क्यों ना एक ही बार बीपीएससी देके अच्छी रैंक लेके आपकी जो मनपसंद पोस्ट है वो ले लो और निकल जाओ इस साइकिल से। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करोगे। जीएस टू शॉर्ट क्वेश्चन में मैम बिकम एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक और बच्चे पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन में भी वही लिख रहे हैं और कंक्लूजन में भी वही सेम चीज रिपीट हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या करें? कंक्लूजन लिखें या छोड़ दें? सर बिल्कुल नहीं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम मत करिए, दिस विल बी अ वेरी मच ब्लंडर। एक ही क्वेश्चन में आप 2 चीज इतना रिपीटेटिव कर रहे हो और वो भी इतना इंट्रो भी और कंक्लूजन भी, तो ऐसा ना करिए। कंक्लूजन आप पहले से ही सोचिए, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करा है बढ़िया से, आपको रिवीजन, आपके पास कंटेंट नहीं है कि कंक्लूजन आप डिफरेंट कर पाओ। तो पहले तो रूट कॉज ढूंढिए इसका कि क्यों आप दोनों सेम लिख रहे हैं। सेम इसीलिए लिख रहे क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो इंट्रो और कंक्लूजन को अलग रखिए। और इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि यू आर ब्रीफिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एंड कंक्लूजन इज लाइक यू आर लाइक पुटिंग एन एंड टू योर आंसर। तो उसमें कुछ कोड डाल दीजिए, कुछ रीसेंट न्यूज डाल दीजिए। रीसेंट न्यूज तो आप इंट्रो में भी डाल सकते हैं, कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ कोड डाल दीजिए, या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को दिखा के उसको कंक्लूड कर दीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछा, इंट्रो में क्या होगा, आपका डेफिनेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिसेंट कोई न्यूज होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने चैट जीपीटी का यूज कर लिया एग्जाम्पल के थ्रू और रिसेंट में थ्रू, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा दीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा दीजिए कि वी द एआई इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, वी आर सीइंग अ वेरी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड होप इट विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, ऐसे करके दिखा के कंक्लूड कर दीजिए। दिस इज ऑल like depends upon the skill of your articulation and also depends upon the skill of your revision कि आपने revision कितना किया है and how much you can recall in the real examination. सर any और doubts तो उसको भी ले लेते हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। GS2 के लिए मैम बता दीजिए। हाँ सर, GS2, हाँ GS2 से रिलेटेड मुझे भी काफी पर्सनली डाउट्स आए हैं कि इसमें दिक्कत हो रही है। तो साइंस टेक इज क्वाइट इजी, उसमें तो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत थोड़ी होगी। जो टॉपिक्स भी है बहुत लिमिटेड, लाइक 15-16 टॉपिक्स है, उतने ही आपको करने हैं, उसी से सारे एड्रेस हो जाएंगे। तो साइंस टेक में एप्लीकेशन बेस्ड रखिएगा, जो भी आप बेनिफिट्स में बताएंगे या उसके लाइक एप्लीकेशंस में बताएंगे, ट्राई टू इंक्लूड द एप्लीकेशन सेक्टर वाइज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, एजुकेशन में क्या है, हेल्थ में क्या है, उस तरीके से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऐसे एग्जामिनर को आपके नॉलेज की डेप्थ भी पता चलती है और आपका आंसर भी एक अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। अब आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में जो बेसिक चीज होनी चाहिए एक पॉलिटी के आंसर्स में, एक तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछा गया, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, उससे रिलेटेड कोर्स, उसके आर्टिकल्स, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सेकंड, आपको उससे रिलेटेड सारे जजमेंट आर्टिकल 21 का सारे रिलेटेड जजमेंट को आपको पता होना चाहिए। एंड और भी फंडामेंटल राइट वर्सेस पीपीएसपी, तो ये जजमेंट भी आपको एक जगह इकट्ठे करके रखने चाहिए और साथ साथ उसको डेली रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब फैक्चुअल डेटा है। यू टेंड टू फॉरगेट दिस इजीली देन द सब्जेक्टिव कंटेंट। तो क्यों ना हम इसे ऐसे जॉट डाउन करके 1-2 पेजेस में रख लें और डेली रिवाइज करें, सो दैट इट विल रिटेन फॉर द लॉन्गर टाइम और रिकॉल करने में आपको इजी होगा।
तो ये तो पॉलिटी में आप ध्यान रखिए कि अगर आप लाइक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का कोटेशन डाल दें और आप जजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, एंड आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस मस्ट होने चाहिए, एंड जो भी उसकी ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल वो रट्टाफिकेशन वाली नहीं, लक्ष्मीकांत में जो लाइन बाय लाइन लिखा नहीं, मतलब आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। रट्टाफिकेशन वहां होगा कि जहाँ पे आपको प्रियम्बल पूरा लिखना होगा, तो वो तो पूरा लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज अगर 11 है तो वो आपको 1 2 3 4 याद होना चाहिए कि क्या है, बस वो। बाकी कंसेप्ट आपका मैटर करता है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, तो उसमें कंसेप्ट मैटर करेगा कि किस किस जजमेंट के थ्रू क्या क्या हमें जजमेंट मिला एंड कैसे हमने उसे इंटरप्रेट किया, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसी तरह आपको जजमेंट याद हो जाएगा, आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, एंड फॉर एग्जाम्पल अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल सीबीआई पूछ सकता है, ईडी पूछ सकता है, तो सीबीआई ईडी काफी न्यूज में है, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना चाहिए, और इसको हमने इंक्लूड भी किया था, तो सीबीआई ईडी वगैरह, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव, एंड अभी क्या रिसेंट में न्यूज चल रहा है उससे रिलेटेड, ये चीज एक्सपेक्ट होनी चाहिए। तो पॉलिटी के आंसर में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए, सेकंड डेफिनेशंस बिल्कुल याद होने चाहिए फॉर फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, एंड थर्ड आपका जजमेंट होना चाहिए, फोर्थ रिसेंट न्यूज है उससे रिलेटेड कोई तो होना चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट और गवर्नर का काफी रिसेंट न्यूज रहता है, प्रेसिडेंट का तो उतना नहीं रहता लेकिन गवर्नर का बहुत रहता है, जो क्लैश होती है ना गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच और एग्जीक्यूटिव के बीच, स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लाइक एग्जाम्पल्स जिसको आप कोट कर सकते हो और दिखा सकते हो वो कन्फ्लिक्ट रियल में है और कैसे हम इसको वे फॉरवर्ड में कर सकते हैं। और फिफ्थ जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिकमेंडेशंस, कमिटीज का रिकमेंडेशंस जितना आप डाल सकते हो डालिए। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, उसमें काफी कमिटीज का रिकमेंडेशन है, पंचायती राज का रिकमेंडेशन वो डालिए आप। तो आवाज ब्रेक हो रहा है। तो इसमें आवाज क्लियर नहीं जा रही थी क्या पॉलिटी वाले की? अभी आ रही थी, बस तो बीच में रुका था तो 2 सेकंड के लिए आ रही है आवाज। So should I repeat the polity section again? नहीं आवाज आ रही थी, बस 1-2 सेकंड के लिए कॉल। अच्छा ओके। हाँ, सो जियो इको में व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ टॉपिक्स काफी डायनेमिक है, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, एंड ये जो 5 टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, साथ साथ जो करंट में रिपोर्ट्स होगा एंड इंडेक्सेस वगैरह होंगी वो, तो इसको एक जियो इको का आंसर कैसे अच्छा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा सोर्स होगा वो है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। आपको इतना डेटा मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे बजट में, इसमें मैंने बताया भी था कि टॉपिक वाइज आप डेटा को सेग्रीगेट करके एक नोट्स बना लीजिए, उससे ही लिखिएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से डेटा सेग्रीगेट कीजिए इन टॉपिक्स के लिए एंड यू कैन इंटरलिंक वेरी मच। और जो इसमें ना टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाला सेक्शन काफी इजी लगता था, क्योंकि वंस यू गेट द अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी टॉपिक पे लिख दोगे, इतना ये सेक्शन इजी है। पॉलिटी का सेक्शन इज क्वाइट हार्ड क्योंकि उसके रिलेटेड उसका जजमेंट भी आपको याद रहना चाहिए था। इसमें क्या था कि एक इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से पढ़ लिए, बजट अच्छे से पढ़ लिए, यू कैन राइट एनी क्वेश्चन, बस इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स का थोड़ा सा देखना होगा। तो एग्रीकल्चर आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हमें एग्रीकल्चर लेके ही बात करते हैं, एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछता है। फ्यूचर में एग्रीकल्चर बिहार, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, डबलिंग फार्मर इनकम, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 भी हमने कराया, डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, एंड उससे रिलेटेड एमएसपी भी करवाया हमने। तो इतने टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, तो कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग तो है आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू एडिशनल पॉइंट, वो आपको डेटा से मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा और बजट से मिल जाएगा। उसी
आंसर तो थोड़ा सा एक मिनट पूछेगा कि और आप इसमें क्या डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन बिहार, तो आप इसमें कॉजेज पूछेगा कि बताइए क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। तो फर्स्टली आप बता दीजिएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। नेचुरल कॉजेज आपको पता है कि बार बार फ्लड आ जाता है, तो वो एक नेचुरल कॉजेज डाल देंगे, कोसी फ्लड। सेकंड नेचुरल कॉजेज क्या है, जो बिहार है तो यह नॉर्दर्न बिहार नॉर्दर्न बिहार में प्रोडक्टिविटी ऐसे भी नहीं हो पाती है। तीसरा आपका और क्या हो सकता है नेचुरल कॉजेज में, कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो ठीक है, एलुवियल सॉइल है हमारे पास, लेकिन उसके लिए और भी हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, वो जो हरियाणा और पंजाब में जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उतनी फर्टिलाइजर की नॉलेज एज वेल एज एबिलिटी नहीं है हमारे पास, जिस वजह से भी प्रोडक्टिविटी कम है। अब मैनमेड में चले जाएंगे तो जो जमींदारी सिस्टम रही है बिहार की, तो जिसमें लाइक 95% से ज्यादा फार्मर्स के पास बहुत कम लैंड है, दे आर मार्जिनल फार्मर्स, तो वो हो गया। दूसरा आप इसी तरह और कोट कर सकते हैं, तो इससे आप सेक्टर डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा एंड एक बहुत प्रेजेंटेबल आपका आंसर लगेगा। और इसी में आपने हर एक पॉइंट बताया, अब हर एक पॉइंट को सब्सटैंशिएट कीजिए एक डेटा पॉइंट से। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोसी फ्लड आता है, तो कोसी फ्लड कब कब आया उसको लिख दीजिए। कितने, मान लीजिए 2018 में कोसी फ्लड आया, तो 2018 में कितने क्रॉप्स खराब हो गए हमारे, तो वो डेटा कोट कर दीजिए। फिर उसी तरह मार्जिनल फार्मर्स है, तो कितने परसेंटेज मार्जिनल फार्मर है, वो डेटा कोट कर दीजिए। तो हर एक पॉइंट को डेटा से साथ सब्सटैंशिएट कीजिए। मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में तो मैप बनाइए ही बनाइए। इकोनॉमिक्स और ये जो हमारा जियो इको का पोर्शन है, ये बिल्कुल मर्ज वाला, अलग से कुछ इकोनॉमी पूछता नहीं, बस एक इकोनॉमिक प्लानिंग है जो सिर्फ इकोनॉमिक वाला पार्ट है, बाकी सब जियो इको का मर्ज ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये दोनों में तो आई वुड से कि मैप बहुत अच्छे से बनाएगा, बिहार का भी इंडिया का भी। तो इस तरीके से आप जियो इको पोर्शन को टैकल कर सकते हैं। साइंस टेक का मैंने जैसे बताया एप्लीकेशन बेस्ड है, तो एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच रखिएगा आंसर में। सर एनीथिंग एल्स? एक्चुअली मैम आपने सारा चीज़ कवर कर ही दिया है। लास्ट टाइम बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं कि ठीक है जो हम लोग करवाए हैं आई थिंक सफिशिएंट है ना। ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत ज़्यादा कर लोगे तो वही एग्जाम में आएंगे। जो बीपीएससी के सिलेबस डिजाइन किए गए हैं उसके अलावा भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछने के चांसेज, वो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया ही है, चाहे नोट्स के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से, दोनों माध्यम से। लास्ट टाइम में ये कहेंगे कि जितने दिन बचे हुए हैं जो आपने पढ़ा है उसी पे स्टिक रहिए। और कुछ चीजें हैं जैसे कि गवर्नमेंट योजना है ना, स्कीम है, चाहे इंडिया गवर्नमेंट का हो या बिहार का, दोनों एक जगह कर लीजिए। जजमेंट को एक जगह कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब एक जगह रख लीजिए। और मैम जैसा बताई थी कि हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर का डाटा, हेल्थ का डाटा, एजुकेशन का डाटा, तो ये सब का डाटा एक जगह कर लीजिए कि आप अपने आंसर राइटिंग में पुट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, वो सही है, कंसेप्ट के साथ लिखेंगे, लेकिन फैक्ट डालेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग और इनहांस होगी। तो ये सब चीजें पे ध्यान दें। और लास्ट टाइम यही कहेंगे कि जब हम लोगों की टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो आप उस पर प्रैक्टिस करके खुद सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जब इतने दिन जुड़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक आंसर में होना चाहिए, एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए, ये सब चीज आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे, चाहे इंट्रोडक्शन को लेकर हो, मेन बॉडी को लेकर हो या कंक्लूजन को लेकर हो। और शॉर्ट टाइप आंसर में हम ये बोलेंगे कि फ्लो चार्ट का ज्यादा उपयोग करें, डायग्राम का ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा लेंदी ना बनाए। आप सोचिएगा कि परफेक्शन के साथ हम हर आंसर लिखेंगे, ये संभव नहीं है। कुछ बच्चे ने ठीक है टाइम मैनेजमेंट के साथ आंसर राइटिंग की, उनके लिए सही है। बच्चे घर पे जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो सोचते हैं अरे चलो क्यों छूटेगा 10 मिनट देखिए हम आंसर कर लेते। ये रियलाइज होना चाहिए कि गलती हमसे हुई है, तभी आगे आप सीख पाओगे।
तो हम लोग की टेस्ट अभी अब लास्ट ही होने वाली है, और लास्ट में एक अंतिम प्रहार बैच जो हम लोग लेकर आए थे, अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज 4, 5, 6 को, तो जैसे बीपीएससी का हूबहू एग्जाम लिया जाता है उसी पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा, और आपके जितने भी कॉपी एक साथ कॉपी चेक करके दिया जाएगा, और उसके कट ऑफ मार्क्स और टोटल मार्क्स आपके जारी किए जाएंगे। और ये अंतिम प्रहार बैच के लिए हम एक बार बता दें कि अब जो भी ऑफलाइन बैच के लिए हैं, तो ऑफलाइन अब उम्मीद नहीं है कि आप लोग की इनरोलमेंट मिलेगी, ऑफलाइन के लिए तो नहीं मिल पाएगी, और ऑनलाइन जो जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम एडमिट कार्ड देंगे। एडमिट कार्ड हो सकता है आज रात तक अपलोड कर दी जाएगी या कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी। तो ऑफलाइन 2 बैचेज मेरी एग्जाम हो रही है, एक बेगूसराय सेंटर पे, एक पटना सेंटर पे हो रही है। तो जो वहाँ पे अवेलेबल है वहाँ दे सकते हैं, और ऑनलाइन तो कहीं से भी आप दे सकते हैं। तो ऑनलाइन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ऑफलाइन के लिए अब इनरोलमेंट नहीं मिल पाएगा। तो लास्ट में ही कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से तैयारी करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे मैम तो आप बता सकते हैं। हाँ जी सर, बस यही बोलना है कि जो टॉपिक्स हमने मेंटरशिप में कराया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिलेबस इज नॉट लाइक कांस्टेंट, और ये एकदम फिक्स नहीं होता है। सो जितना ही आपको मिला है उसी से यू कैन इंटरलिंक एंड राइट द आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो तो डील हो जाएगा, दैट आई एम श्योर। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है देन नो बडी कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, ये सिर्फ बीपीएससी को पता है, तो बीपीएससी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो डालेगा टू जज योर प्रेशर एंड टू जज योर इंटरलिंकिंग पावर। आपने जो अभी तक सीखा है उसी को इंटरलिंक करके आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को हैंडल करना है। एंड लास्टली आंसर राइटिंग करते रहिए। एंड जो सर बता रहे हैं कि अंतिम प्रहार बैच जो हमारा टेस्ट होने वाला है, यू कैन टोटली इनरोल इन इट, क्योंकि जो टेस्ट भी की टाइमिंग भी रखी है हमने उसी ये में रखी है, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, सो दैट अगर आप ऑनलाइन भी देते हैं तो आप बस ये इंश्योर कीजिएगा कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या रूम में पढ़ रहे हैं। जो हमने टाइमिंग दी है उसी बीच में आपको उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको लिखना है, और 15 मिनट का टाइम हम आपको एक्स्ट्रा देंगे आपको सबमिशन के लिए, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। क्योंकि आप एनालिसिस कैसे कीजिएगा कि 3 घंटे में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? हमें भी तो कुछ पैरामीटर्स चाहिए होगा ना आपको गाइड करने के लिए और आपको जज करने के लिए कि 3 घंटे में भी लिख रहे हैं कि नहीं। तो वो 15 मिनट का स्लॉट हम आपको देंगे, आपको पीडीएफ अपलोड करना है। तो ऑल द बेस्ट, आंसर राइटिंग करते रहिए, रिवीजन कीजिए, और ट्राई टू इम्प्रोवाइज। हर टाइम ऐसा मत सोचिए कि आपने बहुत कर लिया है, अभी भी आपने बहुत कुछ छोड़ा है, अभी भी आपके पास बहुत कुछ मिसिंग है। ट्राई टू इम्प्रोवाइज, ज्यादा से ज्यादा डेटा, फैक्ट्स, डायग्राम, स्कीम्स, जजमेंट्स, आर्टिकल्स डालिए जहां रिलेवेंट है। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कुछ और भी डाउट होगा तो फिर इस तरीके से हम सर एक डाउट था सर, एक डाउट सर पूछना था। प्रेम, आपने जो डाउट पूछा था शायद आप लेट से ज्वाइन किए होंगे, आपकी डाउट एड्रेस की गई थी। जी नहीं सर, उसमें सर वो एड्रेस नहीं हुआ है। मेरे को मतलब ये नहीं पूछना था कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे करना है, मेरे को ये पूछना था कि क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो जी सर। हाँ हेलो जी सर, मुझे मतलब मेरा वो पूछने का मतलब तात्पर्य नहीं था, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं मैच कर रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैं मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में कि उसमें सुझाव अपने से दिया जाता है, समाधान वही रिपीट हो जाता है उसमें कंक्लूजन में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तथ्यात्मक होते हैं और उसमें कोई दूरगामी दृष्टिकोण नहीं होता है। उसको हम लोग कंक्लूजन उसमें लिखे कि नहीं लिखे, शॉर्ट में मेरे को पूछना है कि उससे समझौता कर सकते हैं कि नहीं। आपकी आवाज प्रेम क्लियर नहीं आ रही है, बहुत मतलब फंस के आ रही है। हेलो हेलो जी सर। जी सर हेलो। जो आपने पूछा है ठीक है, एक बार इसको हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, आपका डाउट आया अभी तक नहीं, तो हम ठीक है, जो मैसेज आपने किया आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही तो हम एडजस्ट कर देंगे आपकी डाउट को। ठीक है जी ओके ओके।